हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 14 फरवरी। तो 14 फरवरी के न्यूज़ डिस्कशन को देखें उससे पहले हम 13 फरवरी जो कल हमने करंट देखी थी उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है पहला, इंडिया एनर्जी वीक 2025 के बारे में देखना है। क्या ये नई दिल्ली में हुआ था? सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत ने 32 गुने की वृद्धि कर चुका है और भारत ने पेरिस समझौते के सभी लक्ष्यों को पूरा कर लिया। तो इनमें से ये बताना है आपको कौन सा क्वेश्चन सही है। अगला देखें, एआई एक्शन समिट के बारे में है। एआई एक्शन समिट, तो इसका उद्देश्य क्या था? तीसरा देखें तो तीसरा है एआई के क्षेत्र में हाल ही में पहलें जो स्टार्ट की गई हैं उनमें से कौन सी एक पहल इनमें से नहीं है, ये बताना है आपको। उसके बाद है भारत के किस मंत्रालय ने विज्ञान भारत अभियान शुरू किया है? तो कौन से मंत्रालय ने विज्ञान भारत एक अभियान है वो शुरू किया है। पांचवा देखें, स्टैंडर्ड असेंशियल पेटेंट किससे संबंधित है जो अभी चर्चा में रहा था? तो कृषि क्षेत्र से, व्यापार से, डेटा से या फार्मा से? तो स्टैंडर्ड असेंशियल पेटेंट। छठा देखें तो है भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए कौन सा समझौता हुआ है? तो कौन सा समझौता है? बेका, कोमकासा, डीडीटीआई और लेमोवा। तो इसके बारे में आपको देखना है। और अगला है रेडियो दिवस। जो रेडियो दिवस है उसकी थीम क्या थी? तो रेडियो दिवस की जो थीम है वो आपको बतानी है। और ये रहे उसके आंसर, तो आपको इसमें से चेक कर लेना है। तो ये देखा। अब देखते हैं 14 फरवरी को जो आज का करंट अफेयर्स है। सबसे पहला है, एशिया के सबसे अमीर फैमिली, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, फैमिली की बात कर रहे हैं। तो फैमिली में जो अंबानी फैमिली है वही टॉप पे है, पहले नंबर पे पूरे एशिया में। तो ये हमने देखा। उसके बाद ये कई और परिवार हैं, पर जो मेन न्यूज़ है वो है अडानी इसमें उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं है? अडानी व्यक्तिगत रूप से तो सबसे पैसे वाले हैं, पर पारिवारिक रूप से देख रहे हैं ना, इसमें परिवार पूरा। तो अडानी जो है व्यक्तिगत रूप से है, तो ये इसमें शामिल नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है पॉल कपूर दक्षिण एशिया में यूएस के शीर्ष राजनयिक है। तो एशिया जो वाला पूरा एरिया दक्षिण एशिया का, इसके जो शीर्ष अमेरिका के राजनयिक हैं यूएसए के, वो पॉल कपूर को बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा दक्षिण एशिया के लिए। तो भारत और उसके आसपास का एरिया है ये दक्षिण एशिया। तो इनका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, सारे ये स्थान वाले देश हैं और भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इनमें पॉल कपूर को यूनाइटेड नेशंस ने नियुक्त किया है। अगला देखें, ओएनजीसी और टाटा पावर रिन्यूएबल की साझेदारी हुई है। तो ओएनजीसी और टाटा का जो रिन्यूएबल वाली है उसके बीच बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्या हुआ है कि एनर्जी के लिए कौन सा? ओएनजीसी और टाटा के लिए। किसके लिए? बैटरी, क्योंकि भारत में लगातार खपत बढ़ रही है एनर्जी की, तो बैटरी के लिए। तो टाटा पावर रिन्यूएबल जो संस्था है वो और ओएनजीसी के बीच एक समझौता हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं रिन्यूएबल के लिए। उसके बाद है ओएनजीसी का लक्ष्य 2030 तक 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हासिल करना। ओएनजीसी का लक्ष्य ही भारत का नहीं है। तो ओएनजीसी का लक्ष्य 2030 तक 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हासिल करना और 38 तक नेट जीरो उत्सर्जन करना। अब नेट जीरो का क्या मतलब हुआ? ओएनजीसी ने कहा है कि हम 2038 तक अपना जितना कार्बन प्रदूषण फैलाएंगे ना उतना कैप्चर कर लेंगे या उतना पर्यावरण को हम फायदा पहुंचा देंगे। तो ये नेट जीरो होता है। तो 2038 तक ओएनजीसी ने अपना लक्ष्य रखा है। अगला है, दक्षिण चीन सागर में स्पेस स्टेशन परियोजना चला रहा है। तो चाइना ने कहा है दक्षिण चीन सागर में स्पेस स्टेशन परियोजना चलाएंगे। तो पानी के अंदर जो दक्षिण चीन सागर है वहाँ पे अपना विकास करेगा। तो दक्षिण चीन सागर दुनिया का सबसे विवादित क्षेत्र है। तो ये हुआ गया है स्थान 2000 मीटर गहराई में क्या किया जा रहा है? चाइना ये निर्माण करेगा स्पेस स्टेशन का। उद्देश्य क्या? अब ये स्पेस से समझ के स्पेस नहीं है, तो ये कहाँ पे? 2000 मीटर की गहराई में चाइना करेगा दक्षिण चीन सागर में। उसके बाद उद्देश्य क्या है? ठंडे स्रोत, डीप सी पारिस्थितिकी का अनुसंधान करना, क्योंकि नीचे जाने पर क्या होता है समुद्र में, तो समुद्र में नीचे आएंगे तो ऐसे जीव मिलेंगे जो कोल्ड सी परिस्थिति वाले होंगे, मतलब ठंडे स्रोतों वाले होंगे। तो उनका क्या करना है? अनुसंधान करना है। परियोजना का लक्ष्य 2030 तक स्पेस स्टेशन को संचालित करने का लक्ष्य बनाना है इसको। तो ये अब ये जो एरिया दिख रहा है ये पूरा एरिया ही कहलाता है क्या? साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी अगर कभी भी देखें तो पृथ्वी के भू राजनैतिक इतिहास में सबसे जो जहाँ तूफान मचा रहता है वो यही एरिया है, सबसे विवादित वाला एरिया। अब यहाँ के कुछ देश देख लेते हैं जिनका विवाद चलता है। तो अगर विवाद देखें तो ये वाला जो कंट्री है ये है वियतनाम, तट पे लगा है वियतनाम।
वियतनाम के ऊपर देखेंगे तो ये पूरा एरिया किसका है, चाइना ही का है। चाइना के बाद ये दिख रहा है फिलीपींस, और फिलीपींस वाला एरिया है, और ऊपर दिख रहा है ये ताइवान, जहाँ से कर्क रेखा भी जा रही है तो ताइवान। और नीचे कौन सा एरिया, इंडोनेशिया, ये ब्रुनेई है, ये देखा छोटा सा देश है एक ब्रुनेई, और मलेशिया वाले, ये सारे देश हैं जो मलेशिया ही है। इन सारे देशों के बीच में क्या है, विवाद का क्षेत्र है साउथ चाइना सी। अब विवाद क्यों है यहाँ पे, क्योंकि दुनिया का 30% जो समुद्री व्यापार यहीं होता है, और यहाँ तेल गैस सारी चीज़ें मिलती हैं, और चाइना इस एरिया में कब्जा करना चाहता है। चाइना ने कर क्या रखा है, यहाँ पे 9 डैश ऐसे करके बना रखे हैं, 9 डैश हैं, डैश लगा दिए। अपने मैप में दिखाता है कि हमारे यहाँ ऐसे 9 लाइन लगा। अब होता क्या है, अगर किसी क्षेत्र का मतलब समुद्री कानून ये कहता है कि किसी क्षेत्र का एरिया, मान लो चाइना ने ये एक डैश लगा दिया कि ये एरिया चाइना का, अब उससे 200 नॉटिकल माइल चारों तरफ चाइना का एरिया हो जाएगा। तो इस वजह से चाइना ने अपने पूरे एरिया को अधिकार दिखाता है। तो यहाँ कुछ अगर जो मैप देखें जो चर्चा में हमेशा रहते हैं, तो 3 आइलैंड है, एक पैरासेल आइलैंड, एक स्पार्टली आइलैंड और स्क्रैबुरग आइलैंड है। तो 3 देखने हैं, ये स्क्रैबुरग सोल, पैरासेल और स्पार्टली आइलैंड, ये तीनों के विवाद रहते हैं, और तीनों पे अधिकार बताते हैं ये आस पड़ोस के। जैसे स्पार्टली पे कहेगा ये मलेशिया हमारा है, थाईलैंड मतलब ये वाले फिलीपींस कहेगा, चाइना कहेगा, वियतनाम, तो ये तीनों ही आइलैंड पे। पर जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो किससे है, चाइना से है ये। और जो ये रेड निशान लिख रहे हैं यही चाइना बताता है कि इतना मैप ऐतिहासिक काल में हमारा हुआ करता था। तो हमने ये देखा एरिया। अब अगला है लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन डिजीज़ के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। तो वैक्सीन को मंजूरी, लंपी वाला क्या होता है, जानवरों में जो उनके घाव हो जाते हैं वो होती है लंपी स्किन डिजीज़। तो भारत बायोटेक समूह की कंपनी है बायोबैट ने वैक्सीन निर्मित की है। तो अगर ये पूछ ले कि बायोबैट वैक्सीन मतलब बायोबैट ने कौन सी वैक्सीन विकसित की है, तो लंपी स्किन डिजीज़ की। और ज़्यादातर चांस है कि पूछेगा किसने की है, तो बायोबैट ने की है। सहयोग ICAR जो इंडिया का है एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, उसने इसमें सहयोग दिया है। स्वीकृति वैक्सीन होगी तो वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए तो सरकारी काम करेगी। तो केंद्रीय औषधि जो है मानव नियंत्रण संगठन CDSCO, उसने इस केंद्रीय जो वैक्सीन है उसे मंजूरी दी है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मंजूरी कौन देता है वैक्सीन को, तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। तो ये विशेषता क्या है इसकी, बायोलंपी वैक्सीन इसका नाम है, नाम की वैक्सीन है, बायोलंपी वैक्सीन नाम है। और ये वैक्सीन जो है वो एक कैसी वैक्सीन है, डीबा मार्कर वैक्सीन, मतलब है डिफरेंशिएटिंग इफेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल। तो ये है। अब इसका नाम क्या है, ये डीबा मार्कर, या ऐसे कहेंगे इसे डीबा मार्कर। तो डीबा मार्कर का मतलब क्या होता है कि एक खास वैक्सीन है। ये कैसी वैक्सीन है, खास वैक्सीन है, और इसमें वैक्सीन और डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी दोनों होती हैं। मतलब वैक्सीन होगी और डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी मतलब सही कराने का। मेन बात यह है कि ये पता लगाने का तरीका है कि कोई जानवर जो संक्रमित है, कौन सा जानवर संक्रमित हुआ है या सिर्फ वैक्सीनेटेड है, मतलब उसमें वैक्सीन लगी भी हुई है कि नहीं लगी हुई, तो ये भी इससे पता चल जाएगा। तो वैक्सीन की जब जाँच करते हैं, मतलब इसमें जाँच की जाती है, तो दौरान कुछ एंटीबॉडी जो होती हैं, तो एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटीबॉडी की वजह से ही इसका नाम क्या है, मार्कर है। जो ये मार्कर लिखा है, मार्कर प्रोटीन को दिखाता है। तो अगर वैक्सीन लगी होगी तो उसमें एंटीबॉडी होंगी, और मार्कर जो होगा प्रोटीन, वो उसे बता देगा कि इससे पहचान हो जाएगी कि जानवर संक्रमित है, अगर नहीं है तो वैक्सीनेटेड है। मतलब जानवर अगर संक्रमित नहीं हो रहा है उस वाले एरिया में तो वो क्या है, वैक्सीनेटेड है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मेन बात है कि वैक्सीन है, लगी है कि नहीं, वो सब इसमें पता चल जाएगा। तो ये देखा हमने। तो 1990 के दशक से टेक्नोलॉजी चल रही है, इसमें यही होता है। जैसे फुट एंड माउथ रोग है, उन सब में भी ये काम करती है। तो ये कोई तकनीक नहीं है, बस क्या होता है, पशुओं के स्वास्थ्य नीति का एक हिस्सा है, मतलब उसे पता चल जाता है। जो ये टेक्नोलॉजी है, वैक्सीन कौन सी है, ये वैक्सीन है बायोलंपी वैक्सीन। तो ये है। उसके बाद है चीन में जो है सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म की खोज हुई है। तो जुरासिक काल हम देखते ही, जुरासिक पार्क मूवी भी है, तो वही जुरासिक काल में जब डायनासोर हुआ करते थे तभी का एक पक्षी है, उसकी खोज हुई है। तो यहाँ पे ये तो नहीं पूछेगा कौन सा मतलब जिला है, राज्य है, तो ये तो नहीं। मेन बात है जीवाश्म का नाम है, अब ये चाइनीज़ नाम है। तो बोमी नॉर्निस करके जिंग करके है, ये कुछ ये। तो इसका क्या है, ये जुरासिक काल का ही मिला है। तो बोमी नॉरिस
नॉर्निस करके है। इसकी विशेषता क्या है, छोटी पूंछ और पाइगोसाइल हड्डी पाई गई है इसमें, जो आधुनिक पक्षियों में पाई जाने वाली संरचना है। तो उस टाइम भी मतलब ऐसे पक्षी हैं ये जो आधुनिक पक्षियों में भी जो चीज़ें मिलती हैं वो है। तो इसका बोमिनोरिस करके ये नाम है, ये याद रखना है। उसके बाद बांग्लादेश की सोहेली अख्तर है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 5 साल के लिए, भ्रष्टाचार में वो पकड़ी गई है इस वजह से, मैच फिक्सिंग के लिए। तो सोहेली अख्तर। उसके बाद अगला है हरियाणा। हरियाणा हर खेत स्वस्थ खेत अभियान चलाया गया है। तो हरियाणा में हर खेत स्वस्थ। अब हम देखते हैं कि हरित क्रांति के बाद हरियाणा पंजाब में काफ़ी खेती होती है, तो याद रखना है हर खेत स्वस्थ है खेत, क्योंकि हरियाणा पंजाब वाले एरिया में लवणीकरण की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। लवण नमकीन हो रही है मिट्टी, क्यों, क्योंकि पानी वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो स्वस्थ है खेत को करना है, तो सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे, और इसका उद्देश्य है सबको स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य है कि नहीं तो कार्ड दिए जाएंगे 3-4 साल के लिए ये। तो ये देखा। उसके बाद है रेडियो दिवस। तो रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, इतना ही याद रख सकते हैं। रेडियो दिवस, रेडियो और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम हुआ करती थी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। तो 12 जो फरवरी है उसको डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चार्ल्स डार्विन को तो हम जानते ही हैं, जिसने जो विकासवाद का सिद्धांत दिया था। तो ये है। उसके बाद मणिपुर के बारे में थोड़ा आज इम्पोर्टेंट है आर्टिकल, कि मणिपुर में दोबारा से राष्ट्रपति शासन लग चुका है अब। तो हुआ क्या है, वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था सरकार के खिलाफ, तो उन्हें त्यागपत्र दे दिया उससे पहले ही। तो सीएम के द्वारा जब त्यागपत्र दे दिया गया, उसके बाद वहाँ पे अब 15 तारीख से राष्ट्रपति शासन लागू किया, मतलब कल से राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू है हो जाएगा। कारण क्या है, वहाँ यहाँ इसी एरिया में हम काफ़ी दिन से सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है, 1-2 सालों से हिंसा काफ़ी चल रही है। त्यागपत्र मुख्यमंत्री कौन है, तो एस.एन. बीरेन सिंह है। तो बीरेन सिंह ने त्यागपत्र दिया है, और यहाँ की विधानसभा का कार्यकाल अभी 2027 तक है, उसे निलंबित कर दिया गया। तो बीरेन सिंह ने त्यागपत्र दिया। अब मेन बात है, हम थोड़ा मणिपुर को देख लेते हैं इसी क्रम में। तो ये वाला तो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हम देखते ही हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला ये। अब नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके नीचे ये पड़ेगा मणिपुर वाला एरिया। मणिपुर किससे सीमा लगाता है, इधर की तरफ है, तो इधर तो म्यांमार है ये। म्यांमार के बाद असम से सीमा लगा रहा है, मिजोरम से सीमा और नागालैंड से सीमा। तो इसकी तो एक तो इतनी चर्चा में चलेगा कि अब ये डेली आर्टिकल आएंगे। तो सीमा याद रखनी है, किससे लगा रहा है, असम से लगा रहा है, असम से ऊपर नागालैंड, नीचे मिजोरम, और इधर क्या है ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन कौन सी है, जो इधर म्यांमार देश है। क्या ये कर्क रेखा पे स्थित है, तो नहीं, त्रिपुरा और मिजोरम कर्क रेखा पे, मणिपुर थोड़ा उससे ऊपर है। क्या बांग्लादेश से सीमा लगाता है, नहीं लगाता है। इधर देखें तो नागा हिल्स, पटकाई हिल्स, ये वाली एरिया है, और एक मेन रेंज है इधर की तरफ मिलती है, वो है बराइल रेंज। तो इसका नाम भी याद रखना है, जो मणिपुर के थोड़े एरिया में भी है, तो बराइल जो है, बराइल रेंज करके। अब ये एरिया देखें जहाँ विवाद चलता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मणिपुर को थोड़ा डीप में देखते हैं। तो मणिपुर क्या है, मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मणि है ना, मणि, मणि मतलब गहना टाइप का, तो ज्वेल ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है मणिपुर को। यहाँ ऐतिहासिक वगैरह काफ़ी सांस्कृतिक चीज़ें फेमस हैं। अब यहाँ पे मणिपुर का ऐतिहासिक हम देखते हैं, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो रानी गौडनेल्लू का नाम आता है, वो यहीं की हुआ करती थी मणिपुर में। तो मणिपुर में एक फेमस जगह है पहले से, कंगली किला है, कंगली किला, जो मणिपुर में सबसे प्राचीन राजाओं का किला हुआ करता था, कांगली किला। तो ये थोड़ा याद रख सकते हैं। उसके बाद है 1891, कब, 1891 मणिपुर में इंग्लिश जो मतलब ब्रिटिशों के विरुद्ध आखिरी युद्ध हुआ था, मतलब तब से ये चर्चा में चलता ही रहता है। उसके बाद यहाँ पर जब 1944 में जापान के साथ युद्ध हुआ था ना, जो अपनी INA वगैरह आया था, जो सुभाष चंद्र बोस और वो सब, तो वो इसी एरिया में भयंकर युद्ध भी हुआ था, जापान की सेना और ब्रिटेन की सेना के बीच, तब भी मणिपुर ही चर्चा में था। तो ये सारी चीज़ें। अब मणिपुर का ये एरिया जो बीच में ये दिख रहा है, ये लोकटक झील। तो ये वाली कौन सी झील है, लोकटक झील। अब लोकटक झील मणिपुर की है, वो फेमस रहती है, और यहीं के लोकटक के ठीक पास में ही यहाँ पे कौन सा एरिया है, डांसिंग डियर पाई जाती है लोकटक, और लोकटक के ठीक पास में एक एरिया है नेशनल पार्क, उसका नाम क्या है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो कौन सा है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये क्यों फेमस है, यहीं संघाई डियर पाया जाता है, और दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है। तैरता का मतलब घास है वो तैरती सी रहती है, तो तैरता नेशनल पार्क इसे कहते हैं। तो ये यहाँ पे। अब विवाद का थोड़ा देखें, यहाँ पे जो इस एरिया में विवाद क्या चलता है, तो यहाँ पे जो अभी पिछले कुछ सालों से एरिया चल रहा है, तो एक जगह नाम हमें दिख रहा है, ये कुकी लैंड है। तो यहाँ पे 2 समुदाय रहते हैं, वैसे तो 3 रहते हैं, एक का नाम है मैतेई और एक का नाम है कुकी,
और एक का नाम है नागा समुदाय। अब अभी हम नागा समुदाय से हमें मतलब नहीं, हमें दो से मतलब है। एक मैतेई, जो अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हज़ारों लोग मारे गए, तो मैतेई और कुकी का है, ये दोनों के बीच विवाद हो रहा है, इसके कारण ये चर्चा में रहता है। अब थोड़ा इसे समझते हैं मैतेई और कुकी विवाद को लेकर। तो जो मैतेई हैं, ये सबसे बड़ा जनजाति समूह है। मैतेई ये जाति समूह बड़े हैं, तो इनकी जनसंख्या 53% है। क्या समझ में आया? मैतेई समुदाय है, वो मैतेई समुदाय कितना परसेंट है? 53% है। और ये जो मैतेई समुदाय है वो हिंदू हैं। हिंदू में भी कौन से? वैष्णव है हिंदू। अब हुआ क्या है, अब मणिपुर में जो ये इम्फाल घाटी है, इतना सा गोला, इस केवल 10% क्षेत्र में मैतेई समुदाय रह रहा है। इम्पोर्टेंट क्या था? 53% इनकी जनसंख्या है, पर 10% एरिया में ही इर्द गिर्द ये फंसे हुए हैं, मतलब इसी एरिया में रह रहे हैं। विवाद और क्यों बढ़ा? जो ये कुकी वाले एरिया देख रहे हैं, कुकी वाले, ये क्रिश्चियन है, ये धर्म से क्रिश्चियन है। मैतेई लोग जो हिंदू हैं, वैष्णव है, कम एरिया में रह रहे, जनसंख्या ज़्यादा, ऊपर से इन्हें एसटी का दर्जा नहीं दिया गया है। जबकि कुकी वाले जो एरिया में ज़्यादा रह रहे, जनसंख्या भी कम है और संसाधन इनके पास ज़्यादा है, और इन्हें एसटी का दर्जा दिया गया है। अब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो मणिपुर में कुकी समुदाय दूसरा है, और कुकी समुदाय कैसा है? ये कुकी वाला, ये ईसाई है। तो एक तो याद रखना है, कुकी कैसे हैं? ईसाई है। अब ये पहाड़ी वाले एरिया पर रहते कुकी, पहाड़ी वाले, और 90% एरिया इनके कब्जे में। तो इसी वजह से ये, अब मैतेई क्या कह रहे हैं? मैतेई ये कह रहे हैं, ये मैतेई थोड़े बहुत इधर रह रहे, तो मैतेई ये कह रहे हैं कि भाई हमें एसटी का दर्जा दे दो, वो मिल नहीं रहा है। उसके बाद से 2023 में मैतेई, जो 2023 में क्या हुआ था, जो मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई को एसटी के दर्जा देने की कह दी थी बात। उसके बाद कुकी बढ़ गए, तब से वो हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, जो हम चर्चा डेली देखते ही हैं। मतलब हाई कोर्ट ने कह दिया था कि इन्हें थोड़ा दर्जा दे दो मैतेई वालों को, कुकी को पहले से मिला ही। तो हमने ये पूरा हिस्ट्री देखा है इसका, मैतेई और कुकी का। अगला है नया आयकर विधेयक। नया आयकर विधेयक 2025 में आया है, मतलब 2025 का नया आयकर। मेन है कि ये इंपॉर्टेंट इतना है केवल कि 1961 के आयकर अधिनियम को इसे दोबारा से करना है। बाकी यही चीज़ें हैं कि मूल्य वर्ष के स्थान पर टैक्स ईयर शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा। मतलब अभी तक अब टैक्स ईयर होगा, मतलब जैसे होता है ना वित्तीय वर्ष वाला, तो टैक्स ईयर शब्दावली चलेगी। लागू तिथि कब हो जाएगा? अभी तो अगले वर्ष से ये नया आयकर अधिनियम लागू होगा, मतलब अगले वित्तीय वर्ष से। उसके बाद पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, पंचायत का डिवोल्यूशन। तो पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 में कर्नाटक शीर्ष पर है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 10 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की और 15 में से हम 5वें स्थान पर आ गए हैं। तो डिवोल्यूशन इंडेक्स है, उसमें हम 5वें स्थान पर। तो इंपॉर्टेंट क्या है? 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर हमें, और 5 में से पहले हमें पहला कर्नाटक पता होना चाहिए, कर्नाटक का एरिया, केरल का एरिया, ये दोनों तो पता हुई। उसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अब ये कैसे हम याद कर सकते हैं कि पंचायत में अच्छे राज्य कौन से होंगे? साउथ के, क्योंकि साउथ में ही तो पंचायत का विकास हुआ था। तो ऐसे याद करके, क्योंकि तीनों के तीनों शुरुआत में पंचायत यहीं के दिख रहे हैं। जैसे क्या है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र भी कह ही सकते हैं, साउथ में ही है। तो ये वाला देखा। अगला है एम्स में मानव मिल्क बैंक पयोधी शुरू हुई है। इसका नाम क्या है? पयोधी। पय माने दूध, मतलब ये वाला पयोधी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे कुछ माएँ होती हैं, वो क्या करेंगी कि वो अपने दूध को क्या कर सकती हैं? दान में कर सकते हैं। तो इसीलिए दान में जो मिलेगा दूध, वो पॉस्चराइज करके रख लिया जाएगा, ताकि जो नवजात लोग बच्चे होते हैं वो पाउडर पीते हैं ना, उन्हें वो नहीं मिले। और इससे क्या हो जाएगा? उनका जो इम्यून सिस्टम हो जाएगा बेहतर है। तो दो चीज़ें आ सकती हैं कि मानव मिल्क का जो बैंक है वो कहाँ है? तो एम्स में है। और एम्स में उसका परियोजना का नाम क्या है? पयोधी है परियोजना। इसके बाद देखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो अपने जज हैं, अब इलाहाबाद वाले के, उन्हें हटाने के लिए मामला सुप्रीम, मतलब मामला का सुप्रीम का मतलब है कि राज्यसभा से अभी उठ गया है मामला। तो हाई कोर्ट जो है अभी उनका नाम है शेखर यादव, जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। उसके बाद चूँकि संसद में 50 का बहुमत चाहिए होता है लाने के लिए, तो राज्यसभा के 55 सांसद ने हस्ताक्षर करके प्रस्ताव को पेश किया। अब बाद की प्रक्रिया तो लंबी है, चलेगी। संवैधानिक प्रावधान क्या है वो हमें देखना। तो आर्टिकल 124 का 4, 217 और 218 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की हटाने की प्रक्रिया बताते हैं। तो 124 का 4, 217, 218, तो 24 है, 124, 17, 18 ये है। अब होगा क्या? नॉर्मली प्रोसेस तो हम पढ़ते ही हैं कि न्यायिक जांच होगी, फिर उसके बाद संसद के 2/3 से बहुमत से पारित होना चाहिए। पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। तब वो क्या होगा? राष्ट्रपति के पास जाने के बाद क्या होगा? उस पर स्वीकृति दी जाएगी। तो अभी तो प्रारंभिक दौर में अभी संसद से पारित होगा, तब राष्ट्रपति के पास, उससे पहले जाँच होनी है।
अगला देखें, सुक्री बोम्बा गोंडा का निधन हो गया है। ये कौन है? कन्नड़ की, मतलब जो है कर्नाटक वाले एरिया वहाँ की ये जो है मतलब लोक गायिका हैं। तो लोक गायिका तो सुक्री बोम्बा गोंडा करके है, तो इनका याद रखना। उससे ज़्यादा ज़रूरी जो इनके बारे में है वो ये है हलाक्की बोकालिंगा करके। तो दो चीज़ें हमें याद रखनी है। तो हलाक्की बोकालिंगा क्या है? ये जनजाति है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है जनजाति। ये जनजाति मतलब जनजाति एसटी का दर्जा नहीं है इन्हें, पर ये जनजाति की तरह ही मतलब है रहते हैं। और ये कहाँ है? कर्नाटक में। तो हलक्की बोकालिंगा, अब लिंगा टाइप के दिख रहा है ना, तो शिवलिंग वाला है, तो वही लोग हैं, ये शैव संप्रदाय के लोग होते हैं। तो ये हमने देखा, तो शैव संप्रदाय के। तो ये याद रखना है कि बोकालिंगा कर्नाटक का ही क्या है? जाति समुदाय है, पर इन्हें एसटी का दर्जा मिला नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि एसटी। और ये लोग किस समुदाय से होते हैं? जो होयसल वगैरह हम वंश पढ़ते हैं ना, उसी समुदाय से ये जुड़े हुए होते हैं। अगला है प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया है। तो प्रभाकर कारेकर हिंदू शास्त्रीय संगीतकार थे, बस इतना याद रखना कि प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया। एक देश एक पंचांग की मांग हो रही है अभी, क्योंकि अलग अलग अभी पंचांग चलते हैं। तो उज्जैन में एक अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में एक देश एक पंचांग पर मंथन चल रहा है। तो कहाँ पे? उज्जैन में। तो अभी हुआ तो नहीं है, जब होगा तभी दोबारा से चर्चा में आएगा। अगला क्या है? फिलीपींस भारत से आकाश मिसाइलें खरीदेगा। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस खरीद चुका है। तो ब्रह्मोस खरीद चुका है, अब कौन सा खरीदेगा? आकाश मिसाइल। तो ये याद रखना, आकाश मिसाइल क्या है कि जो आकाश है कि ये श्रेणी जो होती है इसमें हवा से मार करने वाली मिसाइल है, ज़मीन से हवा में, मतलब तो ज़मीन से ये हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। तो इसे कहेंगे सरफेस टू एयर मिसाइल। तो SAM से याद रख सकते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल इसे कहते हैं। बनाया किसने? DRDO ने इसे बनाया है। 25 से 30 किलोमीटर की ये रेंज होती है, तो ये याद रखना है। और इसकी जो गति होती है वो ध्वनि से 2.5 गुना तेज़ है। तो स्पीड इसकी काफ़ी तेज़ है मैक में, तो 2.5 मैक में है तेज। मेक इन इंडिया के तहत हम बना रहे हैं, तो निर्यात करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ें किसे कर रहे हैं निर्यात? फिलीपीन से अभी होने वाला। 22 में हमने ब्रह्मोस करा ही था। अगला है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की यात्रा हुई है। तो तुलसी गाबार्ड करके हैं, तुलसी गाबार्ड, उनसे मुलाकात हुई है। तो वॉशिंगटन में पहली मुलाकात में अमेरिका की जो है नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख हैं तुलसी गाबार्ड, नाम अपने जैसा है ना, तो भारतीय मूल के ही हैं लोग ये लोग। तो नेशनल इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गाबार्ड से मीटिंग हुई है, तो ये याद रखना है। उसके बाद है लास्ट आर्टिकल है हमारा महाकुंभ को लेकर। तो महाकुंभ 2025 में डाक टिकट जारी हुई हैं। तो क्या किया गया है कि डाक टिकट को जारी किया गया है। टिकटों की 3 थीमें बताई गई हैं। तीन थीमें क्या? एक महर्षि भरद्वाज को लेकर है, और एक संगम स्नान को लेकर। मतलब जो टिकट होंगी उनमें 3 तरीके की टिकटें हैं, 3 स्मारक पर जारी किए गए। तो एक महर्षि भरद्वाज का मिलेगा टिकट पर निशान, और एक मिलेगा संगम स्नान, एक मिलेगा अक्षय वट। तो अक्षय वट, तो ये चीज़ें हैं। अब अक्षय वट के बारे में हम जानते हैं, अक्षय वट अनश्वरता का प्रतीक होता है। अनश्वरता का क्या मतलब हुआ कि ये वो वृक्ष कहा जाता है। ये है कहाँ पे अक्षय वट? ये प्रयागराज में ही है। अभी कुछ सालों से ये खुल गया, 2019 से पहले ये यहाँ पे आम इंसान को जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। तो अक्षय का मतलब ही होता है जो उसे नष्ट न किया जा सके। तो ये प्राचीन काल का मतलब कह सकते हो सबसे पुराने वृक्षों में से है। वैसे तो ये नॉर्मल बरगद का ही वृक्ष है, पर इसकी मान्यताएं बहुत हैं कि भगवान जो राम हुआ करते थे वो भी यहाँ पे आके उनने पूजा की थी। बाकी बौद्ध, जैन सभी धर्मों में इसकी मतलब इसकी क्या है? मान्यता है। और इसकी जो कहानियाँ चलती हैं वो काफ़ी हैं। जैसे एक बार जब दुनिया में क्या आई थी, पूरे दुनिया में प्रलय आई थी, मतलब पूरे दुनिया में पानी हो गया था, तब अक्षय वट ही पूरे दुनिया में बचा था। और इसे देख के ही ब्रह्मा जी को लगा दोबारा से दुनिया बनानी चाहिए, तो उन्होंने क्या? सृष्टि का निर्माण किया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। 2 ऐतिहासिक जो कथन मिलते हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं कि 13वीं सेंचुरी में जो अलाउद्दीन खिलजी था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे वृक्ष को कटवाने की कोशिश करी थी 2 बार, वो भी तभी मतलब एक बार कटवा दिया था थोड़ा बहुत, तो क्या हुआ था कि ये दोबारा उगाया था। ऐसे ही औरंगजेब ने भी बताते हैं कटवाने की मतलब असफल प्रयास किया था। तो ये याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद 2019 से ये दोबारा से यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। और ये वाला देखा, तो ये हमारा 14 फरवरी का जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स से वो हमने देखे।